Hello students, welcome you all at Resolution Study Point. Today we are going to discuss changes in the spectra of donor molecules upon coordination. जो IR स्पेक्ट्रा होता है, IR स्पेक्ट्रा के अंदर मेनली हम बात करते हैं स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज की. ओके, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल किस फ्रीक्वेंसी पर अब्जॉर्प्शन शो करता है. तो अब हम बात करते हैं, अगर कोई भी मॉलिक्यूल डोनर मॉलिक्यूल जो है वो कोऑर्डिनेट करता है किसी थर्ड एटम के साथ, मीन्स कोऑर्डिनेशन होता है, तो कोऑर्डिनेशन की वजह से स्पेक्ट्रा में क्या चेंज आएगा. स्पेक्ट्रा में चेंज आने का मतलब है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी. एग्जाम्पल के लिए देखिए, आप इसको समझिए. ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है, एक कंपाउंड है. कंपाउंड का नाम क्या है? NN डाईमिथाइल एसिटाइल अमाइड. तो नाम क्या है कंपाउंड का? NN डाईमिथाइल एसिटामाइड. जब हम NN डाईमिथाइल एसिटामाइड के लिए CO फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो CO फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी 1662 सेंटीमीटर इनवर्स पे. लेकिन अगर हम बात करें कीटोन्स की, कीटोन्स मीन्स एसीटोन, जो सबसे सिंपलेस्ट कीटोन है, जिसमें C डबल बॉन्ड O की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो कीटोन के लिए, एसीटोन के लिए जो C डबल बॉन्ड O की फ्रीक्वेंसी आती है, ये फ्रीक्वेंसी आती है 1715 सेंटीमीटर इनवर्स पे. और अब हमने देखा कि अमाइड में फ्रीक्वेंसी कहाँ पर मिली है आपको? 1662 सेंटीमीटर इनवर्स पे. तो जो फ्रीक्वेंसी कार्बोनिल के लिए स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 1715 सेंटीमीटर इनवर्स पर मिलनी चाहिए थी, वो अब आपको मिली है 1662 सेंटीमीटर इनवर्स पर. इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न क्या है भाई? देखो, अमाइड जो ये है, इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है. अब ये लोन पेयर क्या करेगा? इसमें डैश से लोन पेयर को दिखाया हुआ है. ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है. रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में तो बना लेगा डबल बॉन्ड, और कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर का. और अब आपको ये भी पता है कि जो IR की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है, ये फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है, फॉर्मूला होता है 1/2 पाई K अपॉन म्यू अंडर द रूट. ये फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला है. देखो, 2 और पाई तो कांस्टेंट है. K यहाँ पर क्या होगा? K होगा फोर्स कांस्टेंट, और म्यू क्या होगा? रिड्यूस्ड मास. म्यू क्या है? रिड्यूस्ड मास. अब आपको ये पता है कि जो फ्रीक्वेंसी है IR वाइब्रेशनल जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये फोर्स कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रिड्यूस्ड मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. अब हमें ये भी पता है कि जो ये मॉलिक्यूल है, इस वाले मॉलिक्यूल में जो फोर्स कांस्टेंट होता है, ये फोर्स कांस्टेंट डिपेंड करता है बॉन्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर. किस पर डिपेंड करता है? बॉन्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर. कहने की बात यह है कि जो फोर्स कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू डबल बॉन्ड के लिए ज़्यादा होती है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए उससे भी ज़्यादा होगी, और सिंगल बॉन्ड के लिए सबसे कम होती है. अब देखिए, जो अपना एग्जाम्पल था, इस एग्जाम्पल में क्या है कि जो C डबल बॉन्ड O था, वो एक्चुअल में C डबल बॉन्ड O है ही नहीं. मीन्स बॉन्ड का ऑर्डर क्या हो चुका है? कम, क्योंकि रेजोनेंस हो गया, नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर को डोनेट कर दिया है, जिसकी वजह से क्या होगा? जो फ्रीक्वेंसी 1715 पर आनी चाहिए थी, उसकी वैल्यू आ जाएगी 1662. तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से ऑक्सीजन पर आ गया है नेगेटिव चार्ज, और ऑक्सीजन किसी थर्ड मॉलिक्यूल के साथ, जैसे कि मेटल की बात करें तो मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट करेगी. जब ये मेटल के साथ कोऑर्डिनेट करेगी तो C डबल बॉन्ड O का ऑर्डर कम होगा, और जिससे C डबल बॉन्ड O की फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हो जाएगी. नाउ द IR स्पेक्ट्रम ऑफ NN डाईमिथाइल एसिटामाइड in the solvent CCl4 has an absorption band at 1662 centimeter inverse due to a highly coupled carbonyl absorption. The low frequency compared to acetone, acetone की कितनी होती है? 1715 centimeter inverse, is attributed to a resonance interaction between the lone pair on nitrogen and carbon.
तो ये समझ में आ गया। अब जब ये कॉम्प्लेक्स बनाएगी तो ये ऑक्सीजन के थ्रू कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कॉम्प्लेक्शन से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, और ये जो फ्रीक्वेंसी में डिक्रीज हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी के अंदर डिक्रीज आपको इंडिकेट करेगा कि ऑक्सीजन ने क्या किया है, कोऑर्डिनेशन की है। नाउ ऑक्सीजन कोऑर्डिनेशन कुड हैव सेवरल इफेक्ट अपॉन द वाइब्रेशंस। अब अगर हमने तो बात करनी है कार्बोनिल फ्रीक्वेंसी की, तो कार्बोनिल फ्रीक्वेंसी में अगर ऑक्सीजन ने कोऑर्डिनेशन किया है तो कैसे कैसे मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स पे, फ्रीक्वेंसीज पे इफेक्ट आता है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, सिंस द ऑक्सीजन एटम हैज़ टू मूव अगेंस्ट द एटम टू विच इट इज़ कोऑर्डिनेटेड। जो ऑक्सीजन एटम है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन एटम को अपने इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे उस एटम को जिससे इसने कोऑर्डिनेट किया है, जिसकी वजह से इंक्रीज होगा फ्रीक्वेंसी में। ऑक्सीजन एटम अगर मूव करती है अगेंस्ट द एटम टू विच इट इज़ कोऑर्डिनेटेड, उस कंडीशन में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज होगा। एग्जाम्पल के लिए ये वाला देखिए, इस वाली कंडीशन में ऑक्सीजन ने कोऑर्डिनेट किया है एक्स के साथ। ऑक्सीजन ने अगर एक्स के साथ कोऑर्डिनेट किया है मीन्स कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ किया है, तो जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर था वो अब ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट होने लगा है, और बॉन्ड का ऑर्डर इंक्रीज होने से आपको पता है कि फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होती है, और फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होने से फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होती है। तो इस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। Now, the second point is a change in oxygen hybridization could increase the carbon oxygen sigma overlap and increase the force constant। अब देखिए, आप ऑक्सीजन के हाइब्रिडाइजेशन को इंक्रीज कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, जिससे कार्बन और ऑक्सीजन के सिग्मा बॉन्ड का ओवरलैप बढ़ेगा, और ओवरलैप बढ़ने से फोर्स कांस्टेंट बढ़ेगा, और फोर्स कांस्टेंट बढ़ने से फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी। Now the next case is the most important effect in this case involving decreasing the carbonyl force constant by draining pi electron density out of the carbonyl group। अब देखिए, अगर आप किसी भी तरीके से जो कार्बोनिल ग्रुप है उसमें से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ड्रेन कर लो, मीन्स निकाल दो बाहर। जब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बोनिल ग्रुप से दूर लेकर जाओगे, रिमूव कर दोगे, उस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी में क्या आ जाएगा, डिक्रीज आ जाएगा। दिस कॉज द ऑब्जर्व्ड डिक्रीज इन द कार्बोनिल फ्रीक्वेंसी एंड इंडिकेट्स ऑक्सीजन कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जब हम बात करते हैं कि जो यूरिया है, यूरिया जब आयरन 3 पॉजिटिव से, क्रोमियम 3 पॉजिटिव से, जिंक 2 पॉजिटिव से, या फिर कॉपर 2 पॉजिटिव से जब ये कॉम्प्लेक्स बनाती है, तो जब कॉम्प्लेक्सेशन होता है उस कंडीशन में भी कार्बोनिल की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है भाई, क्योंकि इस कंडीशन में भी ऑक्सीजन ने कोऑर्डिनेट किया है इन मेटल्स के साथ। कैसे, देखिए, जैसे कि एग्जांपल है आपके पास, ये आपके पास यूरिया मॉलिक्यूल है। इस यूरिया मॉलिक्यूल में आयरन 3 पॉजिटिव के साथ मेटल अगर कॉम्प्लेक्स बनाएगी, तो ये कॉम्प्लेक्स कब बना सकती है, जब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हो। नेगेटिव चार्ज कब होगा, जब ये बॉन्ड यहाँ से ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाए, तब ये नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इसका मतलब ये होगा कि इस वाली कंडीशन में कार्बन और ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड हो गया है, और कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड हो गया है, तो इसका मतलब होगा कि फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज हो गई, और फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो ये टॉपिक था हमारा कि कोऑर्डिनेशन की वजह से कैसे फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस आता है, कैसे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है।